तो दो टाइप का थियोरी पढ़ा था हमने, एक रेलिवेंट और एक कौन सा, इरेलीवेंट। तो अब लिखोगे इरेलीवेंट थियोरी। इरेलीवेंट। और इरेलीवेंट थियोरी में, इरेलीवेंट थियोरी बोलता क्या है वैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, चाहे आप डिविडेंड दीजिए चाहे आप डिविडेंड मत दीजिए, डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। और इसमें एक ही एक पर्सन है जिसका नाम है मोडिग्लियानी एंड मिलर, को हम क्या बोलते हैं, एमएम। नहीं नहीं, एमएम, सब एमएम जानते हैं, आपके अलावा सारी दुनिया जानती है, आपको अभी पता लगा बस। लिखोगे फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट wealth of shareholders at the end of year। wealth of shareholders at the end of year। ये थोड़ा सा आएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रहना, 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला लगा लिया और काम खत्म, इम्पोर्टेंट है, समझ में नहीं आता इतने आते। अब वो आप पर डिपेंड करता कि कैसे, और मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे समझा पाऊंगा। ठीक है, पहले स्टेप लिख ले, टोटल 3 स्टेप में काम होने वाला। लिख लिया यहाँ तक? होगा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। तो 1 साल बाद का मुझे प्राइस निकालना है, तो 1 साल बाद के प्राइस को हम क्या बोलते हैं, P1 इज इक्वल टू P0
1 प्लस के माइनस D1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट number of new shares to be issued तो इन्वेस्टमेंट को हम बोलते आई, माइनस इक्विटी इनकम, इसको हम बोलते ई, तो इसी में एडजस्ट किया जा सकता था, पर फिर भी मैं जब कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ना तो बात समझे। प्लस डिविडेंड, इसको बोलोगे आप डी, जो आएगा प्लस माइनस करने के बाद उसको बोलोगे बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, बैलेंस फंड रिक्वायर्ड डिवाइड करोगे P1 से, तो यहाँ जाएगा नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, इसको बोला जाता है चेंज इन एन, चेंज, चेंज को ऐसे लिखते हैं ना यार, चेंज, चेंज इन एन। ठीक है, भी कुछ समझ में आया क्या? कोशिश की है क्या? कोशिश भी नहीं करना, देखो सब मेरा काम है। अब लिखो 2 स्टेप हो गए, अब लिखोगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 और हमें निकालना वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एट द एंड year so wealth is equal to N0 plus change in N तो T1। ठीक है, एग्जाम्पल करोगे कि सीधा क्वेश्चन करेंगे? एग्जाम्पल पहले समझ तो ले है क्या, सीधा क्वेश्चन करोगे होश उड़ जाएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन है। लिखोगे एग्जाम्पल, इजी है, टेंशन मत लो। 10 मिनट में बाद आपको होगी सर अच्छा ये था क्या, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे मुश्किल तो वॉल्टर था। अभी स्टार्ट करेंगे।
देखो एग्जाम्पल, और एक ही एग्जाम्पल करवाऊंगा और एक करवाऊंगा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हम बताएंगे, पर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसकी बदौलत हमसे एटलीस्ट अगर 19 क्वेश्चन हो गए तो 10 क्वेश्चन इस एग्जाम्पल के बदौलत बनेंगे। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, दैट्स इट। सुनोगे ध्यान से। मैं आज कोई शेयर खरीदना चाहता हूं और एमएम का कहना है हमको ज्यादा दूर तक नहीं सोचना, सिर्फ 1 साल का सोचना। आप बोल रहे हो कि परपेचुअल डिविडेंड मिलेगा, बेकार की बात है यार। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो शेयर है ना ये 1 ही साल तक होल्ड करेंगे, तो 1 साल तक होल्ड करेंगे तो बदले में तो कुछ मिलेगा हमको, डिविडेंड तो मिलेगा। 1 साल होल्ड करोगे, डिविडेंड जो मिलेगा उसको D1 बोलूं कि D0 बोलूं? ये है आज, और मैं कह रहा हूं कि 1 साल बाद मेरा अनुमान है कि डिविडेंड मिलेगा, D1 ही बोलना पड़ेगा। और मेरा अनुमान है कि 1 साल बाद डिविडेंड मिलेगा 5 रुपए, और ये शेयर कब तक होल्ड कर रहा हूं मैं? 1 ही साल। और 1 साल बाद मैंने कहा कि इसको मैं बेच दूंगा, और मैंने कहा मैं बेच दूंगा 80 रुपए का आज। और सर डिस्काउंटिंग रेट को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग रेट को बोलते हैं केई, याद है केई से डिस्काउंटिंग कर रहे थे, और डिस्काउंटिंग रेट है 10%। यहां तक बात समझ में आ रही? आज ये शेयर 70 रुपए का बिक रहा है। आज कितने का बिक रहा है? 70। 1 साल बाद कितना मिलेगा? 5 रुपए ये भी मिलेगा। अगर खरीद लेता हूं तो 80 रुपए ये भी मिलेगा। क्या ये शेयर मुझे खरीद लेना चाहिए? 70 रुपया दीजिए, आज 85 मिलेगा, 15 रुपए का कमाई है, खरीदना चाहिए कि नहीं? 80 रुपए का बिक रहा है तो लेना चाहिए। 80 रुपए में मिल रहा है मुझे, ले लेना चाहिए। क्यों? कितने की कमाई है? 5 रुपए की। 5 रुपए बहुत होते हैं। 80 रुपए तो बैंक में भी जमा कर सकते हो अगर चाहो तो। सवाल ये है, बैंक में जमा करोगे तो वो भी तो देखो ना यार। फिर तो मैं 84 बोलूंगा तो भी आप कहोगे ले लो सर, 1 रुपया तो मिल रहा है। भाई वो 1 रुपए का कॉस्ट भी तो है। अब खुद सोचो ना, उतना पैसा आप क्यों मार्केट में लगा रहे हो, और इधर रिस्क है कि नहीं है? तो बात कैसी, कंपैरिजन ही नहीं है। अब बस मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार के ही है 10%, इसका मतलब मान लो कि बैंक में जमा करने पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। अब तो डिसाइड कर सकते हो। चलो अब बताना, ये शेयर भाई 78 का मिल रहा है आज, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? 78 का मिल रहा, कैसे भी गुना भाग प्लस माइनस, जो कॉमन सेंस लगा के करो, कॉमन सेंस। भूल जाओ कि आप सीए कर रहे हो, मान लो कि आप बीकॉम वाले हो। तो मुझे बस इतना बता दो, कुछ भी प्लस माइनस गुना भाग कि यार खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना। कितना रुपया लगा रहा है, मांगा जा रहा है 78। कितना मिलेगा 1 साल बाद? 85। बैंक वाला कितना? 10%। क्या करें? कैसे बताएं भाई? हवा में तो बताया नहीं, कुछ तो सोचा होगा। क्या सोच रहा है बताना। 78 अभी इन्वेस्ट करना है। हाँ 78 इन्वेस्ट कर। हाँ? मुझे कंपैरिजन करके बताओ ना यार। शेयर में पैसा लगा रहे तो 85 मिल रहा है, और इधर भी कुछ तो सोचा होगा बैंक वाला। 89 कैसे निकाल रहे हो भाई? 85.8 आ रहे हैं। कैसे निकाल रहे हो 85.8? 78 प्लस 10%, तो कितना आ रहा है? 5.8। तो बैंक में लगाने में ज्यादा फायदा है शेयर खरीदने की अपेक्षा। शेयर खरीदोगे 1 साल बाद कितना मिलेगा? 85। और इधर कितना मिलेगा? तो ये ज्यादा अच्छा है। मैं शेयर वाला हूं, आपसे बोल रहा हूं कि 85 का खरीद लो, प्लीज 78 का खरीदो। आपने कहा नहीं खरीदना सर। क्यों नहीं खरीदना? आपने मुझे, ये शेयर मैं आपको बेच रहा हूँ कि प्लीज खरीदो ना 78 का, आपने कहा नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना? मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा यार इतना पैसा बैंक में जमाएंगे तो, जमा करेंगे तो कितना मिलेगा? 85।
मैंने कहा बताओ चलो कितना कितना रुपए देने को तैयार हो, आप ही बोलो, आप बोलो ना। आपको 78 में मजा नहीं आ रहा है, कम देना चाहते हो, तो आप बताओ ना कितना देना चाहते हो इसके लिए, दैट्स इट। ये 85 हाँ बस यही है कि इतना पैसा दे सकते कि इधर हमें अगर बैंक में जमा करते 1 साल बाद और 85 लेना होता, तो आज बैंक में कितना जमा करते? 77 77.27। 77.27 ये कैसे निकाला भैया 77.2? by 1.1 85 डिवाइडेड बाय 1.10, मतलब आप कितना 77.27 इतना देने को तैयार हो सकते हो। ओके, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, चलो ठीक है, ये आपने निकाल लिया कि यार इससे ज्यादा नहीं देंगे, सर अल्टीमेटली आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो ना। हाँ मैं डिस्काउंटिंग ही कर रहा हूँ, सीधा बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, अब समझ में आ जाएगा। कितना पैसा दे सकते हो? चलो 76 में ले लो, तैयार हो? शेयर इज अंडर प्राइस की ओवर प्राइस? अंडर प्राइस। ये कौन सा वैल्यू सर? ये एक्चुअल है, ये कौन सा निकाला आपने? P0 मतलब ये थियोरेटिकल प्राइस निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू, और इससे कंपैरिजन इसका कर रहे हो। अगर मैं कहता हूं मैं 80 में दूंगा, रहने दो, ओवर प्राइस। तो ये निकालना जरूरी है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आज का वैल्यू P0। कैसे निकाला आपने? डिस्काउंटिंग किस किस को चाहिए था? आपने किस किस को डिस्काउंटिंग किया? 80 और 5 को। P0 निकाला, कैसे आपने निकाला? P0 इज इक्वल टू, ध्यान से समझना सर, 80 को डिस्काउंटिंग किया, 80 क्या है भाई? P1। और किसको डिस्काउंट किया? D1। और डिस्काउंटिंग किया तो 1 प्लस KE, ऐसे ही किया। अच्छा, इससे P1 का फॉर्मूला बन सकता है क्या? कैसे बनेगा? P0 1 प्लस KE माइनस D1, है ना। आपने देखो पहला स्टेप में कुछ किया है, ये तो लिखा है 1 साल बाद का कुछ किया नहीं सर। P0 1 प्लस KE माइनस D1 किया तो क्या निकल गया? P1, पहला स्टेप। ओके, टाइम पास किया था, एग्जाम्पल करेंगे। चलो एग्जाम्पल कुछ नहीं है, आपको पता, आपको एहसास होगा कि यार ये ज्यादा सिंपल है उसकी अपेक्षा, धीरे से काम। तो हम शायद एग्जाम्पल लिख रहे थे। ओके सर, एग्जाम्पल लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। धीरे धीरे करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक हम काम नहीं करें। आपकी कंपनी में पहले से 10,000 शेयर्स है, और उसका जो मार्केट प्राइस है ना, वो अभी 100 रुपए चल रहा है, 100 रुपए। तो बता सकते हो कि टोटल कितना है आपका कैपिटल? 10,000 इंटू 100, 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल है। ये 100 रुपए फेस वैल्यू है कि मार्केट प्राइस? यही मार्केट प्राइस है, ठीक है, यही मार्केट प्राइस है, अभी यही मार्केट प्राइस है, यही फेस वैल्यू, ठीक है। और आपको ये लग रहा है एक्सपेक्टेड अर्निंग, और आपके पास 2 लाख रुपए अर्निंग का रखा है। इसमें से आप डिविडेंड देना चाहते हो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करो एक बार कैलकुलेटर में। नहीं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 20 रुपए। आप डिविडेंड देना चाहते हो ₹5 पर शेयर, देना चाहते हो अभी।
और केई ले लेते हैं 15%। अब रिक्वायरमेंट है, पहला रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। P1 निकालना है आपको। इफ केस नंबर 1 डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कितना सोचा था डिविडेंड देने का, 5 रुपए। मान लो आप 5 रुपए डिविडेंड दे देते हो। और सिचुएशन नंबर 2 डिविडेंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो। और एमएम क्या बोल रहा है, चाहे आप डिविडेंड दोगे चाहे आप डिविडेंड नहीं दोगे, वेल्थ पर कोई फर्क पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेल्थ उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पहले क्या निकाले हम, P1। क्लियर हो? तो P1 का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। P1 मतलब आज का प्राइस, और उसमें से क्या माइनस करोगे, फ्यूचर वैल्यू मतलब K, और माइनस क्या हो जाएगा D1। ये शायद फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया भी आपको ये कैसे आएगा। ठीक है, तो सिचुएशन नंबर 1 पहले में क्या है, डिविडेंड पैट की नॉट पैट, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिविडेंड पैट। अगर आप डिविडेंड पैट करते हो तो क्या P1 निकल सकता है, तो P1 इज इक्वल टू P0 कितना ले लिया हमने, 100, और K मालूम है 1.15, माइनस डिविडेंड देने का सोचा ना इस बार, कितना रुपए, 5 रुपए। आंसर कितना आएगा, कितना, 110। ठीक, और अगर डिविडेंड पैड नहीं करते हैं, डिविडेंड नॉट पैड, तो P1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.15 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 115। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। एमएम क्या बोल रहा है, हाँ, वेल्थ में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पर आपका दिल क्या बोल रहा है, पड़ा। पर मैं कह रहा हूँ ये वेल्थ थोड़ी नहीं, ये तो एक शेयर का प्राइस है, अभी तो वेल्थ निकालना है हमको। यहाँ तक हो गया, ओके। पहले नंबर पे मैंने लिखवाया था कि अगर डिविडेंड प्राइस निकालना है, अब लिखोगे पॉइंट नंबर 2। ये फर्स्ट स्टेप करवाया, अब पॉइंट नंबर 2 में 1 बाई 1 आपसे मांगते जा रहा हूं। सपोज इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख, then calculate number of shares to be issued
इफ केस नंबर 1 डिविडेंड इज पेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लिखना लिख सकते। डिविडेंड इज नॉट पेड, ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। T1 तो निकालना आ गया आपको, कोई बहुत मुश्किल काम था नहीं। अब ये वाला स्टेप ध्यान से समझोगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्लस माइनस होगा। देख लिया, सबसे पहले लिखो डिविडेंड इज पेड, केस नंबर 1 डिविडेंड पेड, ठीक है। आपको 1 साल बाद पैसों की जरूरत है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट बजट कितने का है, आपको कितने पैसे चाहिए प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, टोटल कितना, 5 लाख, ठीक है। आपके पास पहले से पैसे अवेलेबल है कि कमाई का तो होगा आपके पास। मेरे पैसा जितना भी लगा रहा है वो किसका लगा रहा है, इक्विटी का। ये वाला पॉइंट अगर समझ लिया ना, टेंशन खत्म। मुझे प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगाना है, 5 लाख, और पैसा जो भी लगेगा वो किसका लगेगा, इक्विटी से। सवाल ये है क्या हमारे पास कुछ पहले से अर्निंग वगैरह रखा हुआ है क्या? याद करो, क्वेश्चन में कहीं लिखवाया था 2 लाख रुपए तो रखा है। तो अगर मैं 5 लाख में से 2 लाख यूज कर लूंगा तो फिर नए शेयर मुझे इश्यू करना पड़ेगा, कितने के इश्यू करना पड़ेगा, 3 लाख। तो क्या 2 लाख रुपए रखा है कि जो उसमें आके डिविडेंड दे दिया आपने? हाँ, पहला पॉइंट में अगर आप डिविडेंड पेड कर देते हो तो फिर आप 2 लाख को यूज नहीं कर सकते। मुझे बस इतना बताओ, मैं पैसों की व्यवस्था 2 ही जगह से करूंगा, सिर्फ कहां से करूंगा, इक्विटी, या तो उनका रिटर्न अर्निंग यूज करूंगा या तो नए शेयर इश्यू करना पड़ेगा। सवाल यह है कि 5 लाख रुपए चाहिए, तो कुछ पैसे हैं आपके पास। कमाए कितना था, नहीं कमाए 2 लाख। अब 2 लाख में से क्या आपने पूरा 2 लाख बचा लिया कि कुछ डिविडेंड दे दिया, दे दिया, तो बचा कितना जरा बताओगे, रिटर्न अर्निंग माइनस क्या कर देंगे, रिटर्न अर्निंग। आपके पास था कितना, 2 लाख, उसमें से डिविडेंड कितना पेड कर दिया, 50,000। पता है ना कहां से आया है। तो आप रिटर्न अर्निंग का कितना यूज कर सकते हो, 1,50,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 लाख पहले प्लस करते, माइनस 2 लाख करते, प्लस 50,000 करते, एक ही बात है। मैंने कहा ना मैं यहीं से एडजस्ट करवा दूंगा। क्या और पैसे लगेंगे, कितना लगेगा, 5 लाख चाहिए, 1.5 लाख यूज कर लिया, कितना चाहिए, 3,50,000। इतना हमको चाहिए, इसको बोलते बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, ठीक है, बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या करें इसका, पैसे कहां से आएंगे, शेयर इश्यू करोगे 1 साल बाद। और शेयर जनरली किस पे इश्यू किया जाता, फेस वैल्यू पे कि उस दिन के मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे, ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी समझाया था कि जनरली शेयर जो भी प्राइस होगा उस पे इश्यू करेंगे, और हम सोच रहे हैं कि 1 साल बाद के प्राइस पे इश्यू करेंगे। बताओ 1 साल बाद का प्राइस क्या है, 110। कैसे निकाला है ना आपने, डिवाइडेड बाय 110। तो बताइए कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, 318, कितना आ रहा, 31.81। आगे कुछ और है क्या, 8181 ले लेते हैं। कितने हमको शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा। क्या शेयर्स फ्रैक्शन में इश्यू किए जा सकते हैं, हाँ एफएम में होता है, एफएम में तो होता है, ठीक। शेयर्स फ्रैक्शन में इश्यू होते हैं, ये मान के चलो। शेयर इश्यू करने का कुछ खर्चा आएगा क्या, हाँ आता तो है ना यार।
नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, MM की कुछ एजम्पशन है, ध्यान से समझ लो। जो भी पैसा लगाओगे प्रोजेक्ट में, वो पैसों का अरेंजमेंट सिर्फ कहां से होगा? इक्विटी से। दूसरा, क्या शेयर्स फ्रैक्शन में इश्यू हो सकते हैं? हाँ। तीसरा, शेयर इश्यू करने पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर अर्निंग है तो इस अर्निंग पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। एग्जाम में किस्मत से आ गया था, MM का एजम्पशन लिखिए 4 नंबर। ये भी आ जाता है भाई, ये भी आ जाता है। सर ये लिखवा दोगे कि मैं लास्ट में लिखवा दूं? ओके, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? केस 1, डिविडेंड इज पैड। अगर हम डिविडेंड पैड नहीं करते, ये 50,000 बचा लेते, तो बताओ फिर हम कितने शेयर्स इश्यू करते? हो सकता है ये तो आराम से। नहीं, शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकता है क्या? चलो करते हैं ना केस नंबर 2। लिखोगे केस नंबर 2? हाँ, लेकिन ये रिटर्न में करना पड़ेगा ना यार। केस नंबर 2 लिखोगे, डिविडेंड इज नॉट पेड। तो बताइए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको? 5 लाख। क्या आपने कुछ डिविडेंड दिया? नहीं। तो जितना भी इनकम है वही आपका रिटर्न अर्निंग हो गया। कितना जाएगा? 2 लाख। तो बताओ बैलेंस फंड कितना चाहिए आपको? 3 लाख। डिवाइडेड बाय P1। P1 कितना? 115। 110 मत कर देना यार। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 2608 पॉइंट, 3 डिजिट कम से कम 695। ठंड लग रही है क्या? ओके, आपको, आप समझने की कोशिश करो। आपको कभी भी पूरा तीनों स्टेप्स नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में यहीं तक बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, हम तीनों स्टेप कर रहे हैं। अब लिखोगे स्टेप नंबर 3, लास्ट, खत्म। और एक बार ये स्टेप 3 हो जाएगा ना, मैं वापस लेते हुए चलूंगा कि कैसे किया हमने। मुझे निकालना है वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ ईयर। और वेल्थ को बोला जाता है मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। कभी मार्केट कैप शब्द यूज किया था मैंने, कल बता रहा था मार्केट कैप। मार्केट कैप कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मार्केट कैप। पहली सिचुएशन है डिविडेंड पेड, चलो बताओ 1 साल बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 साल बाद इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं या उतने ही है? उतने ही है। और ये क्या चीज है? बढ़े ना यार, पहले से तो था, वो था मतलब एन पहले का शेयर, और चेंज इन एन मतलब न्यू शेयर्स। फॉर्मूले पे मत जाओ, भूल जाओ फॉर्मूले को। तो बताओ पहले से शेयर्स कितने थे, और नए शेयर और इश्यू किया कितना? 3181.8181। और 1 साल बाद का प्राइस आपने निकाला है, कितना निकाला है? 110। तो बताओ कितना मार्केट कैप हो गया? राउंडेड ऑफ करके बोल दो। कितना? 15 लाख। और अगर डिविडेंड पेड नहीं होता, डिविडेंड इज नॉट
पैट पहले से शेयर्स कितना था यार, 10,000 प्लस 2608.695 और यहाँ P1 कितना जाता, तो यहाँ आंसर कितना था, 15,50,000। वही तो बोल रहा था, बस उसको आप समझ नहीं रहे थे तो उसने समझाया और ऐसा समझाया कि बिल्कुल मजा आ गया। घुमा फिरा कर अगर मैथ्स में घुसने की कोशिश करोगे क्या टाइम पास है सर, डिवाइड उसी से कर रहे, मल्टीप्लाई उससे कर, आंसर तो उतना नहीं है। क्या ये प्रूव हो गया, चाहे डिविडेंड पैड करो चाहे डिविडेंड पैड नहीं करो, क्या वेल्थ में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। इतनी बात आपको 10 नंबर देगी और आपको सब कुछ बताएगा, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताएगा। पहला कहेगा कि आप P1 निकालो, निकाल लेंगे। दूसरा कहेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए, वो भी निकाल लेंगे, दोनों बताएगा डिविडेंड पैड। और तीसरा कहेगा कि वेल्थ निकालो, तो वेल्थ भी निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले बहुत सारा लिखा है शायद, चेंज इन एन, अगर हम सर इसको यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ये चेंज इन एन मतलब नंबर ऑफ न्यू शेयर्स यार। ठीक है, 50 किधर से आया, डिविडेंड पैड किया था, एक शेयर पे था 5 रुपए, हाँ यार, एक शेयर पे था 5 रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। ठीक है, चलो देखूं क्या कितने गहरे पानी में। पहले पूरा वाला क्वेश्चन बनाए एक कि जितना पूछा उतना करें, पूरा वाला एक बनाते तभी मजा, अधूरे अधूरे क्वेश्चन में मजा नहीं। ये हो गया और पॉइंट, हाँ ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं भी तो देखूं क्या काम हो सकता है कि नहीं। देखो मैं ज़्यादा मदद नहीं करने वाला हूँ, अब आपको पता है। हाँ मैं हेल्प ऐसे मैं पूरा नहीं लिखवाने वाला हूँ, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी मुझसे पूछोगे मैं काम, एक दो क्वेश्चन खुद से बनाओगे ना तो फिर एमएम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ मैं जरूर रीड जरूर कर दूंगा आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पढ़े, एक बार मैं पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करते फिर दूसरा क्वेश्चन ना आप कहोगे सर बैठ जाओ हम बनाते, तब ज्यादा मजा है। आकाश लिमिटेड के पास अभी कितने शेयर्स है, 10 लाख। ठीक है, और एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है, 150। इसको नाम देना पड़ेगा, P1 की P0, P0 ही एग्जिस्टिंग बोला है ना, मतलब ये क्या हो गया P0। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना दिया है, 8 रुपए, मतलब ये D1 हो गया। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन एप्रोप्रिएट टू रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग इज 10%, मतलब ये हो गया K। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड। पॉइंट नंबर बी, नॉट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन MM। हमको क्या मांगा है, P1। दो कंडीशन, अगर ये जो डिविडेंड दे रहा है बोला है, अगर वो दे देता है तो, अगर वो देता है नहीं डिक्लेयर करता है तो निकल सकता है क्या। चलो तो पहला काम करते हैं, 1/, 2 नंबर मिलेगा इसका। पॉइंट नंबर 1 करना है, कैलकुलेशन ऑफ P1। P1 का फॉर्मूला देख लेना, P0 1 + KE - D। पहला लिखोगे पॉइंट नंबर A डिक्लेयर्ड, उससे निकालोगे
फिर क्या लिखोगे, नॉट डिक्लेयर्ड, उससे निकालोगे। आंसर कितना कितना आएगा एक बार बता दो मुझे। ये आ गया 157 165। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा सेकंड निकालो आराम से। दूसरे पे हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट कितने का है भाई? नहीं 6 करोड़ बताएगा कुछ? अच्छा ये वाला कर रहे थे क्या? इसका आंसर आया? हाँ बना लो बना लो बना लो, पहले बना लो। जिसको ये अगर पढ़ने का थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो आगे जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप पहले ये बना लो, मैं उनके साथ में हूँ। बाकी जिनको ऐसा कि नहीं मैनेज कर सकते हम लोग तो आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वन 150 × 1.10, और डिविडेंड तो देना ही नहीं है। आंसर बस डिविडेंड तो देना ही नहीं, तो सीधा 160। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स पर शेयर है ना? तो मैं आपके जैसे नहीं करता, मैं तो सोचता हूँ चलो इसी में निपटा देता हूँ। क्यों पहले ये करेंगे फिर साथ ही में कर लेते, बार बार क्यों लिखे? सही गलत बात है लिखे। तो इन्वेस्टमेंट हाँ कर सकते हैं, अलाउ है। हाँ जी हाँ जी। वाह, आप क्या सोच रहे सर, आप ही इंटेलिजेंट हो। हमने भी साइड में जगह छोड़ा हम भी चिपकाते हुए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, कितना चाहिए भाई? 6 करोड़, 0 0 लगा के कर रहा हूँ मैं ना। ये 100, इसमें से क्या माइनस करोगे? रिटर्न अर्निंग, बस ये थोड़ा सा सावधानी से है ना। हमारे पास इनकम कितने की है? 3 करोड़। उसमें से डिविडेंड माइनस हो जाएगा। 8 रुपया 10 लाख मतलब 80 लाख गया। मजदार होना यार। ये 80 लाख समझ में आ गया ना भाइयों? ठीक। और यहाँ तो डिविडेंड दे ही नहीं रहे, तो पूरा की पूरा 3 करोड़ माइनस होगा। बताओ बैलेंस फंड। हम नए शेयर इश्यू करना है तो 1 साल बाद के प्राइस पे करोगे P1। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 24 पॉइंट
और दूसरा वाला 1818 into 1818। इतना ही एक बार देख लेना, पता लगा कि हम कोई और दुनिया में चले गए। अच्छा उसने तो लैक्स में कर रखा होगा, करोड़ में, सिर्फ न्यू शेयर्स की बात। 2.42 ये आ गया, और दूसरा 1.81 ऐसा कुछ आया होगा। हमको 0 में ज़्यादा मजा आता था, हम वैसे थे। अब क्या करेंगे, वेल्थ निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। पॉइंट नंबर 3 में मांगा है ना वेल्थ। प्रूफ दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक, मार्केट वैल्यू ऑफ निकाल लेते हैं, करेगा। चलो, हाँ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये तो वेल्थ होगा। चलो काम करते हैं। याद रखना एट द एंड ऑफ ईयर मांगा है, कभी कभी वो बिगिनिंग में मांग लेता। अब वही चीज समझाना है, एट द एंड ऑफ ईयर बोला तो जैसे कर रहे थे वैसे कर। पॉइंट नंबर 3, वेल्थ दो कंडीशन में, पहला कौन सा, डिक्लेयर्ड, दूसरा कौन सा, नॉट डिक्लेयर्ड। पहले के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, पहले नंबर ऑफ शेयर्स शायद 10 लाख थे क्या, 10 लाख, 10 लाख। और नए शेयर इश्यू किया आपने 242038 242,038.16 216। अगला 1818.18। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 1242,038.216 11 8118.18 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, P1 157 और 165। राउंड ऑफ करके बता दो, कुछ ज्यादा हो गया है क्या। 19,50,000। नहीं 19 करोड़ 50 लाख 19 करोड़ 50 लाख। हमारी आदत नहीं करोड़ों में की यार, ये क्या आपका क्वेश्चन सही है। हाँ पता लगा, सारी बातें समझा रहे हैं और वेल्थी आपका उल्टा सीधा आ गया, बोलते वाह सही है। ये लास्ट में आपका टैली होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, बन जाएगा कंफर्टेबल। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 36। होमवर्क, होमवर्क कॉपी में मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैं ऐसा करवाऊंगा जिसमें मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। ये वाला तो होमवर्क डाल दो, सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। मुझे MTP मार्च 2023 में डाला था क्वेश्चन, और अगर मैं इस
तो अभी यहाँ आपसे पूछूं तो मुझे मान लो कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर वेल्थ का काट दिया, वेल्थ नहीं पूछा, इसमें कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स भर पूछा है। तो आपके पास तो भी 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट। तो मैं इस बार चेक कर रहा हूँ, खुद से पढ़ना है और खुद से जवाब देना है आपको, और आपके पास टाइम है 10 मिनट का, पढ़ने का भी टाइम दे रहा हूँ आपको। ओके, आप खुद ही पढ़ो, खुद ही करो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश थोड़ा सा कम करना। और आंसर मत देखना। ये एज्यूमिंग को ध्यान से पढ़ना है ना, क्या बोला है? तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ठीक है, अब आप बनाने आराम से बनाओ। नहीं 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 नहीं, एज्यूम, देखो 2 कंडीशन थी ना, हम पैट कर रहे हैं, नहीं पैट कर रहे हैं, तो दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं। आईसीए किया था, मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ पे कर रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स। इस डिविडेंड इस बोल रहा है तो पे वाले पे नहीं। देखो आप पहला स्टेप करते हो, आप क्या निकालोगे? P1। दूसरा स्टेप करते थे और आप क्या निकालते थे? नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स कितनी कंडीशन में निकालते थे? 2। बोले 2 में मत निकालो ना यार, एक ही में निकालो, आपके लिए काम आसान करना है। और सर अगर हम 2 में निकालना चाहे तो वाह, इंस्टीट्यूट और भी खुश हो जाएगा, पर नंबर उतना ही देगा। ठीक, ठीक है। तो आपका 3 मिनट गया है ना। नहीं, P1 तो आपको दोनों निकाल हो गया क्या? हाँ, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड के सब। नहीं, नॉट डिक्लेयर क्यों भाई? डिक्लेयर्ड, पे सब लिखा ना, पे कर रहा है। हाँ, एज्यूम उसने कर लिया, बस आपको निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल। तो ये तो एक बार आपका वाला आंसर लिख लूँ, एक बार P1 बताओ नॉट डिक्लेयर्ड में। 120 और डिक्लेयर्ड में नॉट डिक्लेयर में ये आ गया 138, और ये
123। ये तो आंसर आ गया। इसका आंसर बताया था किसी ने, 7926 829 शेयर्स। एक बार आंसर मिला लेना बुक से भी। नहीं मिल रहा। उसने अप्रोक्सीमेट किया होगा, पर आंसर तो मैच होना चाहिए था, मतलब कहीं गलती हो रही है। फंड कितना चाहिए हमको? 15 लाख। 15 लाख। 15 में से कितना माइनस हो गया? 1275। 25 एक से लाख रिटेन एंड नेट प्रॉफिट है 9 लाख। इसमें से फिर हमने डिविडेंड हम 15 इंटू 8 रुपीज 15 इंटू 25,000। 15 इंटू 25,000 तो 3,75,000 रुपए डिविडेंड का गया। 9 लाख में से 375 गया। ऐड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ऐड किया इन्होंने गलत कैलकुलेशन किया एमटीपी में। इन्होंने 15 लाख चाहिए, उसमें से 12,75,000 माइनस किया। डिविडेंड को माइनस कर ऐड करा है ठीक, रॉन्ग कैलकुलेशन है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सुनो क्या समझ के किया होगा, हमको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, और उनका ये कहना है 15 लाख में से डिविडेंड कितना आया था? 3,75,000। ठीक, तो मतलब हद कर दिया उन्होंने, कहा 9 लाख रुपए हमारा डिविडेंड देने के बाद बचा है, तो 9 लाख ये और 3,75,000। बोले हमारी जो अर्निंग हुई थी वो कितनी हुई थी? 12,75,000। और मान लो हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे, जबकि यहाँ क्या लिखा है, और वो 12,75 उसमें से किस में से माइनस किया? 15 लाख। तो कितना आ गया? 3,75। कुछ भी कैलकुलेशन है वो, तो आप कैसी भी मान लो, सब यहाँ डू नॉट पे लिखा रहता तो शायद हम कुछ और सोचते, पर यहाँ तो पे लिखा हुआ है। लिखा तो वो बात का प्रॉफिट हम उसमें जो आपने कैलकुलेशन किया वो करेक्ट है, वैसे ही कर। कैसे गड़बड़ का एक बार मुझे रफ में आंसर देना। अब देखो हम अब सजा के नहीं कर रहे हैं, हाँ कैलकुलेटर में ही, कैलकुलेटर, और हम मिलाते हुए चलेंगे। इसका आंसर चाहिए मुझे। हाँ तो हो सकता है कि ICAI के इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंचे एक बार। एक बार वैसी वाला क्वेश्चन है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या सोच के बना रहा है क्वेश्चन। 5 लाख में से 4 लाख, एक बार देख लेते हैं। पढ़ते हैं। 10 लाख शेयर से, वैसे वाला क्वेश्चन है। 10 लाख शेयर से 100 का एक है, 10 लाख रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 शेयर्स पहले से। तो कंपनी प्रपोज डिविडेंड कितना देना चाहती है? 10,
और कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 12%। क्या D1 P1 निकाल सकते हो? नॉट डिक्लेयर्ड में बताओ कितना आएगा 112 और डिक्लेयर्ड में कितना आएगा 102। एज्यूम दैट अ कंपनी पे डिविडेंड और नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का है 10। तो आपको कितना चाहिए 10 लाख। 10 लाख में से अगर आप डिविडेंड देते तो रिटर्न अर्निंग कितना बचेगा निकाल सकते हो क्या? तो 6 लाख यूज कर सकते हो नहीं कितना यूज करोगे बताओ कि एक बार। डिविडेंड दे रहे हो आप, आपके पास अर्निंग था 5, उसमें से डिविडेंड कितना दे रहे हो 1 लाख, तो बचा कितना 4 लाख। तो 4 लाख इसको यूज कर लोगे तो बचा कितना 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 102 तो नंबर ऑफ शेयर्स। पागल है वो एमटीपी वाला, उसको छोड़ दो, उसने कैसे भी कर लिया। ये जो कर रहे हो ना, जो आपने किया ना पिछला वाला, वो सही है, वैसे ही होता है। इसको होमवर्क दे दूं क्या कसम से, मतलब कॉपी आईसीएआई की इज्जत करो ठीक है इलस्ट्रेशन है आईसीएआई ओके। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा टिक कर देना कि हाँ जी हो गया है करके, क्योंकि लास्ट में हम जब कल डिविडेंड पूरा खत्म करेंगे ना तो देखते जाएंगे कुछ बचा तो नहीं है। 33 हो गया ओके। 34 अभी नहीं करना है, कल करवाऊंगा इसको। 35 तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। 36 होमवर्क था। 37 अभी किया हमने, हमारा आंसर और एमटीपी का आंसर मैच नहीं हो रहा, एमटीपी गलत है वहां। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पिछले साल का एमटीपी और मांग क्या रहा है आपसे वैल्यू ऑफ कंपनी के बाद में सोच करेंगे इसको। ये पूछ रहा है मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, ये शायद हो जाएगा आपसे। पहले आपको निकालना है डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर्ड, फिर क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर क्या निकालना है इस बार मार्केट वैल्यू वेल्थ। एक बार बुक बताओगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 39। होमवर्क कुछ है नहीं है इस पे, कौन सी कॉपी में करना चाहोगे होमवर्क कॉपी? फोर्टी वन कट कर दो, सबसे ज्यादा खुशी इसी में हो रही होगी। क्यों मालूम है ये कर चुके 6 करोड़ 3 करोड़ वाला, कट ही कर दो इसको तो। हालांकि ये आरटीपी में डाला था नवंबर 2021 में। फोर्टी तो बन ही नहीं सकता। बेहतरीन क्वेश्चन है एक, अगर दिमाग चलाओगे ना मजा आ जाएगा सीरियसली बोल। मतलब एक एक कोई भी एक करके देखते हैं, और ये क्वेश्चन हालांकि कल मैं करवाऊंगा, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कितना चलता है। बिल्कुल नया है, होश उड़ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन है, पर मजा आ जाएगा। शेयर जो है वो कितने दिखाई दे रहा है 10 में ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब बोल सकते हो इस 10 का नाम बोलकर बता सकते हो। P0 P0 कितना दिया है 10, और कितना शेयर्स कहाँ से दिखा, ये गलत बात है, ऐसे दिया ना, ऐसे दिया तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स, अगर हम जल्दी में पढ़ रहे हैं तो 2 लाख दिखेगा ही नहीं।
नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2 लाख। ये भी हमको पता लग गया। और नेक्स्ट ईयर का अर्निंग दे रखा, मतलब अर्निंग कितना दिया है? 5 लाख। और केई कितना दिया है? 15%। ठीक है। और कंपनी है सर्टेन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब आई। और हम कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं? नए शेयर्स कितना इश्यू कर रहे हैं? 26089। इफ नो डिविडेंड इज पेड। ठीक है। या फिर एडिशनल इतने शेयर्स करेंगे इफ डिविडेंड इज पेड। तो आपको एमएम के हिसाब से अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है और डिविडेंड का अमाउंट भी बताना है। पहले वाले का मैं डिविडेंड का अमाउंट बता देता हूं, 0। ठीक है। अब यार इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा समझना। अगर डिविडेंड क्या बोल रहा है, डिविडेंड पेड है कि नॉट पेड? फर्स्ट वाले में नॉट पेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते थे सर? इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करते थे? रिटर्न अर्निंग। तो जो आता था वो क्या आता था? फंड। डिवाइडेड बाय क्या करते थे? P1। तो नंबर ऑफ शेयर्स, क्या नंबर ऑफ शेयर्स दिया है? क्या P1 दिया है? निकाल लोगे? तो क्या इन्वेस्टमेंट मालूम है? नहीं। पर क्या रिटर्न अर्निंग निकल सकता है? डिविडेंड जब पे करेंगे है ना? कर देंगे। एक बार रफ में बता दो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऐसा है तो कुछ ना कुछ करके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बता दो। पहले P1 निकाल लो, पहले P1। पे हो रहा है। नहीं, नो डिविडेंड पेड। $11.5 आया नो डिविडेंड में, है ना? इन्वेस्टमेंट नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए फाइनल। रुको सर, अभी बता रहे हो, रुको 2 मिनट। 8 लाख। देखो आंसर दिया होगा, मुझे तो नहीं मालूम एग्जैक्ट पहले वाले का। 8,20,000 करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, टेंशन मत लो कि सर ये कैसे। 8 लाख। 8 लाख। ठीक है ना, ये मैं करवा दूंगा। मैं ऐसे ही पूछ रहा था, चेक कर रहा था कि आप कितने गहरे पानी हो। मजा तो तब है जब डिविडेंड पेड है। पड़ेगा उसे। उसमें P1 कैसे निकालोगे? डिविडेंड निकालना पड़ेगा। D0 देखना पड़ेगा। 1 क्या हुआ है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है भाई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वही रहेगा, सुनो, इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा। तो कुछ ना कुछ यार, इन्वेस्टमेंट मालूम है, इसको वो लिख देंगे वहां पे। इन्वेस्टमेंट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स भी मालूम है, P1 नहीं मालूम। नहीं है क्योंकि माइनस डी करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो जाएगा, हो सकता है। लेके बैठेंगे कॉपी में तो। हाँ, हो जाएगा, कुछ ना कुछ गुना भाग प्लस माइनस करोगे तो हो जाएगा ऐसा। वो आराम से घर में सोचना। देखो 2 तरीके हैं करने के, या तो मैं करवाते जाऊं, आप करते जाओ आराम से, वो तो 100% बनेगा ही अगर मैं एक समझाऊंगा तो। पर घर में जाके थोड़ा सा सोचोगे ना इस मैटर पे, तो शायद निकल। ऐसे क्वेश्चन में मजा आता ना यार, वो तो फिर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस वाले क्वेश्चन तो कर ही रहे हो। एक बार सोचना, बाकी कल मैं 100% करवा रहा हूँ, तो टेंशन मत लो, नहीं भी बनेगा तो भी मैं करूँगा। होमवर्क तो नहीं बोल सकता। तो मेरे ख्याल से एक बार फाइनली मैं देखते हुए चलता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने, मेरे ख्याल से मुझे एक बार बुक दे दो, मैं बुक से ही बता देता हूँ स्लाइड।
अगर हमने एमएम की बात कर रहे हैं तो एमएम स्टार्ट किया था अभी 32 मैंने शायद नहीं करवाया हूँ, अभी नहीं करना, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना। और 32 के अलावा 33 हो चुका है ना, हमने कैलकुलेटर में ही कर लिया था। इसके अलावा 34 अभी नहीं करना है, 35 हो चुका है, 36 होमवर्क है। हाँ, गलत आंसर उसको ठीक कर लेना। और 38 क्या निकालना था इसमें, विच इज डिटरमाइन द वैल्यू का, ये कल करेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू वाला है। 39 वाला होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी कल करेंगे। हाँ जी, ये कल करवाऊंगा ना मैं इसको। 41 कट हो गया। और 42 जो करके बता दिया विथ रीजन, सॉल्यूशन तो है ही आपके पास, पर विथ रीजन मुझे मैथ्स के हिसाब से कर, जैसे ये अभी करके बताया ना डिविडेंड नॉट पे वाला, अभी 42 कर रहे थे ना हम लोग, तो बैक कैलकुलेशन से आपने बता दिया वो किसका बताया, डिविडेंड नॉट पेड वाला करके बता देना। ये होमवर्क जिसने करके बता दिया पार्टी है, हिम्मत दिखा देना। सॉल्यूशन तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, तो अगर सोच रहे कि सॉल्यूशन देख के कर लेंगे तो आप कैसे भी करना, आंसर मैच होना चाहिए और मुझे बताना कि आपने कैसे किया। इसके अलावा बाकी कल कर लेंगे। नहीं, इसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मिक्स कर, हाँ मैं एमएम वाले है, या फिर कुछ एक आध दो टॉपिक है जो जिसके क्वेश्चन आते नहीं पर कभी डाल दिया है वो चीज। तो मेरे ख्याल से कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे जो बोलोगे कि सर ऐसा भी चैप्टर पढ़ा 2-3 दिन में खत्म हो जाए, तो वैसे भी कर लेंगे। सितंबर में 1 सितंबर को संडे है, 2 सितंबर से क्लास का ड्यूरेशन बढ़ने वाला है, ठीक। तो एटलीस्ट आपके बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हो जाएंगे, जैसे लेवरेज 2-3 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन, मतलब ऐसा भी नहीं कि हवा में पढ़ लेंगे, बट कैपिटल स्ट्रक्चर वो जल्दी हो जाएगा। जो है वो है रेशियो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एक आपका कैपिटल वेस्टिंग, ठीक। तो रेशियो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन 2 टॉपिक है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है, और वह मेरा टारगेट, अगर हम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो 30 सितंबर तक हमारा खत्म हो सकता है, पर फिर भी हम हवा में नहीं करेंगे, हवा में नहीं।